चलो चलो जी चलो जी चलो जी, शुरू करें क्या? अरे प्रभु जी, चलो। अभी एक मिनट, अभी क्या चालू है तुम्हारा? चलो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने हाँ 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 हाँ, पिछले सेशन में अपन लोग क्या डिस्कस किए थे? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? 12 का नाम क्या था? स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, सवाल है। व्हाट? जहां पे शेयर्स शेयर्स की जगह क्या टर्म यूज करेंगे अपन? सिक्योरिटीज। देखो श्रावणी जी, ध्यान से सुनना। स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं? जहां पे इनका कहना है कि जहां पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन सिर्फ शेयर्स की डील होती है? नहीं। वहां पे शेयर्स भी बेच सकते हो आप डिबेंचर्स भी बेच सकते हो आप और क्या बेच सकते हो उधर? म्यूचुअल फंड की डीलिंग भी होती है वहां पर। यस। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डीलिंग होती है वहां पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि यहां पर शेयर्स की जगह, ध्यान से सुनने का है, ध्यान से सुनने का है, यहां पर शेयर्स की जगह सिक्योरिटी वर्ड यूज करना है। क्या टर्म यूज करना है? सिक्योरिटी। कि जहां पे सिक्योरिटी का लेन देन होता है उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। शेयर्स बोलेंगे तो शेयर्स तक सीमित हो जाएगा, शेयर्स आइदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर सिक्योरिटी बोलेंगे तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी आ गया, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, उसमें आपके डिवेंचर्स भी आ गए, उसमें बॉन्ड्स भी आ गए, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ गई, उसमें म्यूचुअल फंड भी आ गया, यानी कि सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। बात समझ आती है? जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो हम बोलेंगे साहब कि स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, एक जगह होती है स्पेसिफिक, जहां पर सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त की जाती है, खरीद बेच किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, नॉट शेयर्स। क्लियर है? दोनों टर्म के अंदर डिफरेंस आ रहा है। शेयर्स में सिर्फ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, जबकि सिक्योरिटीज में क्या क्या जाएगा? इक्विटी शेयर्स भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी, डिबेंचर्स भी, आपके बॉन्ड्स भी, म्यूचुअल फंड, ईटीसी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जो भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन सकता है वो सब इसमें शामिल है। पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज एक बिचौलिए का काम करता है। बिचौलिए का काम यानी कि इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी समझते हैं? बीच का बंदर। भाई एक साइड में सेलर खड़ा है पैसे लेकर, एक साइड में बायर खड़ा है शेयर्स लेकर। तो मीडिएटर का, मीडिएटर मीडियोकर समझते हो आप? तो एक मीडिएटर को अपन यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरी बोलते हैं। तो ये शेयर बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। राइट। स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत में दो प्रकार के होते हैं, हमने नाम बताए थे शायद। वो कौन कौन से होते हैं? बीएससी एंड एनएससी। बीएससी का फुल फॉर्म और एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बताओ पहले कौन आया? बॉम्बे वाला कि नेशनल वाला? बॉम्बे वाला आया। दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज आया था 1500 कुछ, 1571, 1571, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। 1571 में सबसे पहला आया। और 1875 यानी कि लगभग 304 साल बाद इसे ये चीज तो समझ आती है कि लंदन अपने से कितना आगे रहा है। राइट। अंग्रेज ही लेकर आए हैं। अरे हाँ, यहाँ देखो, मैं उधर स्क्रीन पे आता हूँ। ऐसे करके क्लोज किया। ओके। ध्यान से सुनना। अपन क्या कर रहे हैं? टाइम पास। क्या कर रहे हैं? टाइम पास। आप नोटबुक निकाल लें। बड़ा करूँ क्या? अभी कर देता हूं। अभी करता हूं बड़ा, इसको रुको जरा। ये हो गया फुल साइज। चलो, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कोई चार पांच बातें, नोटबुक खोल के बैठो, फट फट फटाफट। ओके। स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिखो, इट इज अ स्पेसिफिक, it is a specific place
अरे पेन अटक रहा है, ये हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन मैंने इसका तरीका सीखा है। इसको एक बार बंद करके तो पुनः चालू करते हैं ना, तो फिर का कुछ तो फर्क पड़ता है। आते हैं, रुको, क्या लिखा आपने? इट इज अ specific place where various types of, where it is a specific place where various types of securities are purchased and sold. जहां पर तमाम तरह की सिक्योरिटीज जो है खरीदी और बेची जाती है। अरे राम जी, इसके बाद नेक्स्ट बुलेट डालो और लिखो सिक्योरिटीज, लिखे सिक्योरिटीज और इसके आगे डैश लगा के लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटीज के आगे लिखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आप लिख रहे हो क्यों? तो करने क्या आए हो? क्या? तो अभिषेक सर कहाँ है? लिखो इक्विटी शेयर्स कॉमा प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैथ्स वाला है क्या? हाँ, मेरे को लग रहा था। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एमएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, एमएफ म्यूचुअल, आप पूरा लिखना म्यूचुअल फंड। कौन सा फंड? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईटीसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईटीसी एटसेट्रा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ईटीसी। नेक्स्ट लिखो लिखो इट एक्ट्स एज, ये काम करता है इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। ये दोनों के बीच, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच की क्या बनता है? कड़ी बनता है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, नेक्स्ट एक लाइन और लिख लो, इसका ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया गया स्टॉक एक्सचेंज? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के आगे लिखो, ऑब्जेक्टिव के आगे लिखो टू प्रोवाइड सेफ्टी, ऑब्जेक्टिव में लिखो टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स, टू द इन्वेस्टर्स, टू द इन्वेस्टर्स, टू द इन्वेस्टर्स। देखा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रेगुलेटरी या रेगुलेटेड बाय डैश सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है।
भारत में, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और ये कब आया था? 1571 में। भारत का पहला कब आया था? इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? पहली बात तो ये तो था अपना वाला बॉम्बे वाला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये कौन से ईयर में आया था? 1875, 304 साल बाद। स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अपन लोग इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे? अपन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशन। पिछले सेशन में हमने तेजड़िया, मंदड़िया, ऐसा तेजी वाला मंदी वाला कुछ याद आ रहा है? स्टैक के बारे में हमने एंट्री क्या बोलते हैं, स्टैक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और डक क्या था? वो डक क्या था? लेम डक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। वेरी गुड। और रिंग 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 कुश्ती वाला रिंग, ट्रेड रिंग के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर हम टर्म्स एंड उसकी टर्म्स, स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्म्स यूज होती हैं, हम उन टर्म्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे पिछले सेशन में। ठीक है, आज हम इधर क्यों आ गए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ने? क्योंकि बच्चे टाइम पे नहीं आए थे, तो उन्हें बताना था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इन्हें बताना ये जरूरी था कि हम पढ़ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। फिर से सुनो एक बार, आखिरी जो लेट आए हैं सुन लो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आप नोटबुक लेके लिख लेना, ध्यान से सुन लो। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बताना जरा। यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक प्लेस है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर क्या किया जाता है? जहां पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं और किसका लेन देन करते हैं? सिक्योरिटीज का लेन देन करते हैं। फिर सिक्योरिटीज बोले तो क्या क्या? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ईटीसी। बराबर है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिए का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। अरे हाँ, यहाँ अच्छा। चौथी बात क्या अपन ने बात किया कि साहब ये इसमें, हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया सुरक्षित रखे किसको? डीलिंग्स को। किसकी? इन्वेस्टर्स की। और एक स्टेबिलिटी बनी रहे। चलो जी, इसको रेगुलेट कौन करता है भारत में? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां पर विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आया था? लंदन में आया था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और अपना भारत वाला भारत स्टॉक एक्सचेंज था क्या? बीएसई तो क्या था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके। और इनके ईयर थोड़ा सा याद रख लेना कि 1571 और 304 साल बाद अपने पास आया था। क्लियर है? अब इनके बारे में हमने चर्चा क्यों की? क्योंकि हमें यह पता करना था कि भारत में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आया था आपके 18 ओ, ये कब आया था? इसका सेटअप कब हुआ था? 1875 में। और इसका सेटअप हुआ था 1992 में। इसका सेटअप कब हुआ था? 1992 में। इसका एक इंडेक्स होता है, उसे सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं। और शॉर्ट में यहां से सेंस उठा लिया, यहां से एक्स उठा लिया, तो क्या कहते हैं शॉर्ट में? इसे सेंसेक्स कहते हैं। इसमें देश की 30 बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स और उनके भाव होते हैं, उनके उतार चढ़ाव को लेकर ये एक इंडेक्स बना दिया जाता है। इससे पता चलता है कि शेयर्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो मार्केट को ये लोग लेके चलते हैं। सेंसेक्स। ओके। बीएससी का भी एक इंडेक्स होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन? निफ्टी बोलते हैं। मैंने बीएससी बोल दिया क्या? एनएससी है ये, मैंने बीएससी बोला क्या?
मालूम नहीं। एनएससी का भी एक इंडेक्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, निफ्टी। अच्छा, इसके अंदर कितनी कंपनीज का डाटा होता है, 50। इसमें वो 30 शामिल है। यस। अच्छा, अब क्या होता है कि जो इनके मिल गया, इनके जो ये सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है, ये क्या है, इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है। और ये इंडेक्स क्या बताते हैं भैया कि आपके शेयर का, सॉरी, आपका जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, एक ट्रेंड ये बताता है। क्लियर है। अच्छा, अब अगर सेंसेक्स या जो भी आपका निफ्टी है, ये अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा रहा है, इसको क्या कहेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा ना, ऐसे वो साइन, आप न्यूज देखते हो तो ऐसे साइन बने आते हैं या फिर ऐसे साइन बने आते हैं। तो या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन अगर निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का जाता है, इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 12 रुपए हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि यहां पर कौन लोग सक्रिय या एक्टिव हो जाएंगे, बोलो। यहां पे कौन लोग एक्टिव हो जाते हैं, पब्लिक। वेरी गुड। कौन लोग एक्टिव हो जाते हैं, पब्लिक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कौन लोग एक्टिव हो जाते हैं, हाँ जी, पब्लिक। ओके, क्वेश्चन क्या था ये बताओ, इनसे पूछा, खुशी क्वेश्चन क्या था, कब, कब। वेरी गुड, क्लास में ध्यान दो। यस, पब्लिक। क्वेश्चन क्या था आदर्श, यस, क्वेश्चन क्या था यश। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जवाब क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि क्वेश्चन सुने हो क्या बे। क्वेश्चन क्या था, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन है, मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन लोग एक्टिव हो जाते हैं, पब्लिक। वेरी गुड, शेयर होल्डर। पटाखा जवाब, यस, शेयर होल्डर। यस वंश, भाव बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ते ही चले जा, कौन लोग एक्टिव हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स। वेरी गुड, कहीं से आवाज आई, उसके बाद कुछ और आवाज आई, बुलिश। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अरे भाई, जब भाव बढ़ता है, तेजड़िया मंदड़िया हमने सीखा क्या, तेजड़िया मंदड़िया सीखा क्या, इन्वेस्टर तो तेजड़िया भी हैं, मंदड़िया भी हैं। अरे हाँ, यहाँ अगर मार्केट बढ़ रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन है तो लोग कौन एक्टिव हो जाएंगे, बुलिश एक्टिव हो जाएंगे। यस। अरे भाई, अगर भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो किसका दिमाग रहेगा कि यार और बढ़ेगा, अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो कौन लोग एक्टिव हो जाएंगे, बेरिश। देखो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर शेयर मार्केट का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अगर हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम सभी इन्वेस्टर्स हैं, मान लो ये लोग बुलिश है, अपन लोग बेरिश है, ये लोग बुलिश है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है अगर, तो आपकी सोच क्या आएगी कि यार शेयर खरीद लूं, कल को पैसे मजा आने वाला है, राइट। अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इनका तो कुछ नहीं, अपन लोग एक्टिव जाए, बेचो रे बेचो, ऐसा ना हो कि और ज्यादा नुकसान हो जाए। सीन समझ में आ रहा है, अरे सीन समझ में आ रहा है क्या। देखो ये आप एक चीज को थोड़ा समझो, ये चैप्टर ना आपको 8 नंबर, मैक्स टू मैक्स 8 नंबर हाथ में देके जाएगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सीख भी ले। ठीक है, एक बेसिक उतना ज्ञान तो हो कि अगर किसी इन्वेस्टर, ब्रोकर या जो शेयर में खरीद बेच करता है आपके पिताजी के साथ बात कर रहा है, तो अपन में अकल तो इतनी तो हो कि हम समझ तो पाए। नहीं साहब, हमारे पिताजी का इतना बड़ा कोई कारखाना वाला है नहीं, तो अपने जो यारी दोस्ती हो शेयर मार्केट वाले है नहीं, कोई तो होगा आज नहीं तो कल। यस। ठीक है, तो थोड़ा सा ना क्लिक होनी चाहिए चीजें। देखो,
फिर से आता है, हमने कुछ 7-8 शब्द के ऊपर डिस्कस किया था, बुल और बियर अपन ने डिस्कस किया था। बुल क्या था? तेजड़िया तेजी वाला। तेजड़िया तेजी वाला कौन होता है कि जब भाव बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या जिसकी सोच में है कि भाव बढ़ने वाला है, तो जब मार्केट का ट्रेंड ही अपवर्ड दिखा रहा है तो क्या करेगा? आज खरीद के, कोई भी खरीद के रख लेगा, कोई भी खरीद के रख लेगा। आज अगर मान लो कि 10 रुपए का शेयर और मेरे को लग रहा है कि यार 10, 12, 15 अभी तो ट्रेंड ऊपर का, खरीद लेता हूं, लेकिन अगर मैं डरपोक हूं तो मैं अभी भी नहीं खरीदूंगा। क्या जितना बढ़ना था हो सकता है बढ़ गया, अब तो गिरेगा, ऐसी भी तो सोच आती है ना। अरे भाई जैसे शेयर 20 रुपए का था, 20, 25, 30, 35, 40, 40 हो गया, ट्रेंड बढ़ रहा है, जो सोचेगा अभी और बढ़ेगा वो तो खरीदेगा, क्योंकि ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। लेकिन जो बुलिश, जो बियर है, वो क्या सोचेगा कि यार जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब तो गिरेगा, तो वो तो खरीदने नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो अपवर्ड ट्रेंड होता है जब ऊपर बढ़ रहा है ट्रेंड, तो फिर कौन लोग ज्यादा, भीड़ किसकी एक्टिव कौन हो जाते हैं? जो बुल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पे कौन इकट्ठे हो जाता है? बियर्स। कितने लोग कोई बात समझ में आ रही है? ओवर ट्रांसक्रिप्शन, एक बार फिर से मत सुनो, अब सुनो। इस परिस्थिति को अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? रैली। और इस परिस्थिति को अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं अपन क्रैश। क्रैश तो बड़ा आसान सा शब्द है ना, मार्केट क्रैश हो गया, इससे क्या मतलब है? अरे गिर रहे, भाव गिर रहे। रैली ऊपर जा रहा है। दो टर्म्स के लिए अपन ने इतनी सारी कहानी डिस्कस, ये टर्म्स आपको इसके अंदर हैं। टर्म नंबर 15, टर्म नंबर 16, पेज नंबर 174। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या भाई? 14 से 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर अपवर्ड ट्रेंड बना रहता है तो यहां पर बुल, इसे रैली कहते हैं। 14 से 20 ट्रांजैक्शन सेशन में अगर अपवर्ड डायरेक्शन बना हुआ रहता है, यानी कि भाव बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो आपको लाल और हरे कलर के, वो आप कभी न्यूज में नोटिस करोगे तो एरोज दिखेंगे, वो एरोज बताते हैं कि भाव बढ़ रहा है कि गिर रहा है। यस। तो अगर ट्रेंड आपका अपवर्ड डायरेक्शन देके रखा है तो उसे क्या कहते हैं? रैली, यानी कि मार्केट रैली पे है, मार्केट रैली पे है, या फिर मार्केट क्रैश पे है। ठीक है। अब जबान सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई बोलेगा मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट फूट गया, कोई कुछ भी बोले, लेकिन इन जनरल टर्म्स क्या इस्तेमाल की जाती है? क्रैश एंड रैली। क्या क्लियर है? कोई है क्या? अपना है क्या? अभिषेक है क्या? अच्छा, चलो। एक एक टर्म होता है, उस टर्म को डिस्कस करने से पहले हम वापस से आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करने के लिए सोच रहे हैं आज? तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब बीएससी और एनएससी के बारे में डिटेल में डिस्कशन, क्या इस पर क्वेश्चन पूछता है? यस, अगर आएगा तो एक 4 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा। क्या हमको उसके ऊपर आज तैयारी करनी है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चैप्टर का एक स्टार्ट होता है तो यार स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो उससे अपन को चर्चा करनी थी, तो अपन ने इसलिए आज इसके ऊपर चर्चा की स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो कोई 4 लाइनें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है, नाम है। और वो 4 लाइनें क्या है? पहली लाइन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है जहां सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है, खरीद बेच किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है इन्वेस्टर बोरोवर के बीच में। नंबर 3 सिक्योरिटी बोले तो ये और ये। चौथी बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि साहब इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी वगैरह दे दे, उनको सुरक्षित दे दे, सेफ्टी दे दे, उसके लिए और क्या काम है साहब? और इसको रेगुलेट करता है कौन? सेबी। तो क्या 4-5 बातें हम पकड़ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की क्या है? उसके बाद विश्व का पहला लंदन वाला था, और अपना भारत का पहला बम्बे वाला था। वो 1571 में आया था, प्लस करो 304, यानी कि 1800 जो भी है, 75, 75, ओके, 1875 में इधर आ गया। इतनी बेसिक चीजें। फिर भारत में 2 तरह के बीएससी एनएससी, देखो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बताओ बच्चे बताओ स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं, इसके फीचर्स बताओ। तब ये 4 बातें तो बतानी पड़ेगी ना कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और तब ये भी बताना पड़ेगा कि बीएससी एनएससी नाम तो देना पड़ेगा इसके बच्चों का। अरे हाँ, यहाँ उसके बाद फीचर्स में जाएंगे, गुण में जाएंगे, दोष में जाएंगे, करता क्या है, कैसे क्या, दुनियादारी, प्याज लहसन सब अपन क्या करेंगे, लेकर चलेंगे।
एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस कितने प्रकार के होते हैं बताओ। तो अपन बीएससी एनएससी के ऊपर शॉर्ट नोट, एक एक नंबर के टुकड़े जो होते हैं उसमें टर्म्स है, और ये टुकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केट के बारे में नॉलेज होने के लिए। और दूसरा, 2 नंबर, मैंने शायद पहले सेशन में बताया था कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते ही हैं, तय है क्या ही जाना है, उसके लिए हम टर्म्स बात कर रहे हैं। इसके लिए फिर हम आए तो हमने बोला भाई साहब बीएससी एनएससी दो हैं, दोनों के इंडेक्स होते हैं। इन इंडेक्सेस को कहते क्या है? तो एक को कहते हैं सेंसेक्स, एक को कहते हैं निफ्टी। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, बताओ बीएससी के इंडेक्स को क्या बोलेंगे रे? 4 नाम, सीज क्लियर है? ओके। अब सेंसेक्स और निफ्टी, अगर इनका दोनों का, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, दोनों का अगर डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं, मार्केट भाग रहा है, तो इस मार्केट भाग रहा है इसको कहते क्या है? रैली, मार्केट रैली पे है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसे क्या कहते हैं? क्रैश जा रहा है। क्लियर है क्या? तो ये 4 टर्म्स आपकी खत्म हो जाती है, 13, 14, 15 एंड 16। पेज नंबर 174 देखो जरा, दिखाऊं क्या? यहां तो नहीं है, हाँ यहां है, ये दिख रहा है, ये आपकी 13, 14, 15, 16, ये 4 टर्म्स आपकी एक पर्टिकुलर डिस्कशन में खत्म हो जाते हैं। तेरे बॉस इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एक बात बताओ, जैसे अभी ये अपन कर रहे हैं, तो ये जब चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे ऐसा लग रहा है, तो अभी आपका फिर अगले हफ्ते ये खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर अपना सेशन रहा, तो क्या उसके बाद उसके एक टेस्ट ले ले क्या? कितने लोग इंटरेस्टेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओके, 9 10 10 10 10 लोगों का टेस्ट होगा। दोज आर इंटरेस्टेड ओनली। ओ 11 हो गए, 11 इंटरेस्टेड हो गए, 11 लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, ओके चलो। ओके चलो, देखना जरा। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हमने शायद कुछ डिस्कशन किया था। वो क्या था कि जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग कैपिटल है, यानी कि जितनी आपके शेयर्स इशूड कर रखे हैं, जितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, और जितनी आपके शेयर की मार्केट वैल्यू हो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। अपन ने बोला था इसको वर्थ भी बोलते हैं कि कंपनी की वर्थ क्या है। अगर आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, और आपकी कंपनी का फिर से पूछ रहा हूं मैं, 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं और 350 रुपए एक शेयर का भाव है, तो बताओ बच्चों, बताओ कंपनी की वर्थ कितनी हुई? हाँ, 35 लाख, ओके, 3.5 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही जवाब, 3 करोड़ 50 लाख। कल भी मतलब उसमें भी एक जीरो गया था तुम्हारा चक्कर, चलो। अच्छा, व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं इसको एक बार हटा देता हूं क्योंकि आपके सामने रहता है ना, खुला खाना मजा नहीं आना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आवाज ये चल रहा है ना? ओके, सुने। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि शेयर मार्केट का दाम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आपने क्या किया कि आपने थोड़ा तो इंतजार किया, आपने क्या किया, थोड़ा तो इंतजार किया, लेकिन क्या आप बहुत ज्यादा नुकसान खाएंगे क्या? आपको पता है शेयर मार्केट में लोग कहते हैं ना कि यार वो तो शेयर मार्केट में डूब गया, ऐसे कैसे डूबता है? कोई बताएगा? यस, लॉस होता है, नहीं लॉस होगा तभी डूबेगा ना यार, फायदे में कोई डूबता है क्या? मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी अनाप शनाप था, कम में थोड़ी डूबता। यस, वेरी गुड, जिसका शेयर मार्केट में हर किसी में बात नहीं होती भाई, बहुत चैलेंज, एकदम चैलेंज देने वाले बच्चे। हाँ, देखो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है कि अब बता दोगे जवाब, इससे मैं पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ यहाँ। मार्केट क्रैश हुआ तो डूबता है, ठीक है। देखो, जैसे मान लो आपने 1,000 शेयर्स खरीदे, 100 रुपए की रेट से 1 लाख रुपए आपने लगाया, कौन है इन्वेस्टर बताओ फटाफट, इसको डूबने का है अभी? चलो,
तो इन्होंने क्या किया, रिद्धि ने 1 लाख के शेयर खरीदे। रिद्धि ने क्या किया, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। अभी शेयर का दाम हो गया है 90 रुपए। शेयर का दाम हो गया है 90 रुपए। तो रिद्धि का कोई सलाहकार था, उससे बोला रिद्धि मजे आ जाएंगे, दाम बढ़ेगा अचानक से। तो उससे बोला अभी तो गिर गया है। तो इसके सलाहकार जो थे वो इन्होंने बोला कि रिद्धि तुम एक काम करो, 1,000 शेयर्स और खरीद लो 90 पर। तो रिद्धि ने कितने 90,000 का इन्वेस्टमेंट और कर दिया। यस। अभी रिद्धि के शेयर्स का वैल्यू, रिद्धि के पास जो इन्वेस्टमेंट है उस शेयर की, प्रति शेयर की वैल्यू कितनी है, 90 वाला भी और 100 वाला भी है। लेकिन अगर इसको मिक्स कर दे तो कितने का वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू 1,90,000 डिवाइड बाय 2,000 कितना होता है देखो जरा, 95। यानी कि रिद्धि ने 100 शेयर्स खरीदे थे, रिद्धि ने 1,000 शेयर्स खरीदे थे 100 रुपए के रेट से, राइट। 90 रुपए रेट हुई तो रिद्धि ने सोचा कि यार अभी तो मार्केट गिर गया है, अब ये 90 से 100 के ऊपर तो कब जाएगा, 95 के ऊपर तो कभी भी जा सकता है, तो क्यों ना मैं 1,000 शेयर्स और खरीद लूं। यानी कि अपने लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने अपनी प्राइस नीचे लिया है। समझ में आ रही है। पहले इनके पास एक शेयर 100 रुपए वाला था, अब इनके पास एक शेयर 95 रुपए वाला है। अब इनको कमाने के लिए 96 में भी बेचेंगे तो भी चलेगा, राइट। शेयर्स का दाम हो गया 80 रुपए। हालत खराब। रिद्धि बेचेगी तो नुकसान में जाएगी। अगर मान लो रिद्धि शेयर्स बेच देती है 80 रुपए में, 80 × 2,000, इसको कितना मिलेगा, 1,60,000 रुपए। कितना मिलेगा, 1,60,000। खरीदा था 1,90,000 में, तो 30,000 का नुकसान है। नुकसान है कि नहीं है। रिद्धि क्या तुम ये नुकसान उठाना चाहोगी, जवाब है नहीं। तो क्या करेगी, कवर करने के बारे में सोचेगी। तो रिद्धि ने क्या सोचा, 80 रुपए पर मैं क्या करती हूँ, 2,000 शेयर्स खरीद लेती हूँ। अब रिद्धि के पास कितने शेयर्स हो गए, 4,000 शेयर्स हो गए। इन्वेस्टमेंट 1,60,000 का और हो गया, तो 1,60 और 1,90 टोटल इन्वेस्टमेंट रिद्धि का कितना हो गया, 3,50,000 का। समझ आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 4,000 करो तो पर शेयर का वैल्यू निकालो। 3,50,000 डिवाइड बाय 4,000 करो तो कितना हो रहा है, 85। 8 × 4 = 32 और फिर 3, नहीं कुछ और हो रहा है। एवरेज निकालो इसका, एवरेज निकालो, डिवाइड कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 87.5, 87.5। यानी कि रिद्धि ने अपनी कॉस्टिंग को और नीचे ले आई। 95 था, अभी कितना हो गया, 87.5। रिद्धि ऐसा क्यों कर रही है, लॉस बचाने के लिए। लेकिन लॉस को बचाने के चक्कर में लॉस में घुसती चली जा रही है। और अगर ये शेयर का दाम 20 रुपए पे आकर रुक गया तो नहीं, ये नहीं, लिटरली फांसी ले लेते हैं लोग। वो उससे अगर मार्केट के बारे में, न्यूज के बारे में बात करें ना, आप सिर्फ इसको 4,000 नहीं, इसको इन करोड़ से आप पकड़ के चलो। जैसे मान लो 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे, फिर भाव नीचे आया तो मैंने कहा यार इतने और खरीद लेता हूं तो मेरी रेट नीचे आ जाएगी, 100 की जगह अब मेरी कॉस्टिंग क्या हो गई, 95, 96 पे बेच दूंगा। और गिरा, मैंने और खरीद लिया। मैं सोच रहा हूँ कि यार जितना गिरता जा रहा है ना, खरीदते जाऊं, क्योंकि मैं हूं बुलिश, बढ़ेगा भाव, आज नहीं तो कल बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन घबरा रहा हूं कि यार मर ना जाऊं, इसके लिए मैं खरीदता जा रहा हूं और कवर करने के चक्कर में लाऊं। बात समझ में आती है, ये आपको अभी समझ आएगा जब, बट टर्म्स इज ओके। अच्छा, अब जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो अपन क्या है, इन्वेस्टर। अपन ने ब्रोकर को बोल दिया कि यार मार्केट नीचे, अभी हम रोक के रखे, अपन क्या सोच के चले, सुनो ना, अपन क्या सोच के चल रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा। जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 96 हो गया, 99 हुआ, पहले 98 हुआ, हम रुके हुए हैं 96 तक हो गया, यानी कि ट्रेंड अब नीचे का नजर आ रहा है। तो हम अपने ब्रोकर को बोल के रखेंगे भाई
90 रुपए पे आ जाए तो फिर तू बेच देना। इसका मतलब हम अपने लॉस को कम करने के लिए एक दाम पहले से तय कर देते हैं ब्रोकर को, ये रेट आएगा ना तो फिर इसके नीचे मेरे को नहीं जाना है, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा लॉस नहीं चाहिए, अपना लॉस फिक्स कर दिया अपन ने। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया? थोड़ा मत बोलो, कितने लोग को समझ में आ रहा है बताओ? आ रहा है? तो अपन ने अगर ब्रोकर को पहले से, आप पीछे आपको नहीं आया, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। आपने 1000 शेयर्स खरीद के रखे हैं, 1000 शेयर से 100 रुपए वाले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुने, ठीक है? भाव अगर 100 की जगह 99 आए तो 99,000। आप चाहते हो कि जब दाम बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, यानी कि अभी कम हुआ तो क्या बेच के भागोगे? नहीं। 98 हुआ, 97, 96, तो आपको थोड़ा सा डर लगने लगा, आपको लगा ऐसा नहीं हो कि यार 50 चला जाए अचानक से, तो आपने अपने ब्रोकर को बोल के रखा है, देख वैसे तो मैं रुक रहा हूं और मैं इसे बढ़ने के बाद ही बेचूंगा, लेकिन जैसे ही 90 छू जाएगा तो बेच देना। यानी कि 90 के नीचे वाला लॉस मेरे को नहीं चाहिए। अपने लॉस को सीमित करने के लिए अगर हम पहले से ब्रोकर को इंटीमेट कर देते हैं, सूचित कर देते हैं कि भैया ये रेट आएगी तो तुम बेच देना, अपने लॉस को फिक्स करने के लिए, तो उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। समझ आ रही बात? यस। मैं इसको आपके सामने एक बार दिखाई देता हूं। ये देखो, स्टॉप लॉस को पढ़ लेते हैं, सुनो ना, देखो, इट इज एन इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है, हम आदेश दे रहे हैं किसको? ब्रोकर को, बाय एन इन्वेस्टर टू द ब्रोकर। इट इज एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर, ब्रोकर को आदेश है टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेज एट अ सर्टेन प्राइस। जब ये किसी निश्चित फिगर पे पहुंच जाए तो आपको क्या करना है? इसको खरीद या बेच देना है। This instruction is given by the investor when he wants to avoid losses when the prices fall below the stop price. क्या जितना मैंने बात किया क्या ये वही है क्या? तैयार कर सकता है क्या? है ना? कुछ बच्चे तुरंत हाँ बोलते हैं ताकि उनसे सवाल ना पूछ लिया जाए, पर समझ में आ जाता है कि भैया ये तुरंत हाँ क्यों है। ठीक है, अच्छा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट? एक छोटी सी बात है, देखो, इन्वेस्टर के साथ आपने डील किया, आप कौन हो? ब्रोकर हो। ब्रोकर होता कौन है? सवाल तो पहला ये आता है। हाँ, दलाल। जो दलाली करता है उसको क्या बोलते हैं? दलाल। ब्रोकर, ब्रोकर कौन सा कर? ब्रोकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दलाल। हाँ, दल्ला, ये दल्ला तो नहीं बोलते यार, ये वाला थोड़ा स्टैंडर्ड दलाल होता है, तो ये दल्ला फल्ला नहीं चलेगा यहाँ पे। स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है, बाकी हाँ, मुंबईया लैंग्वेज में दल्ला ही बोलते हैं। हाँ। जरा सुनना समझना भाई लोग, ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। स्टॉक एक्सचेंज उसको देता है लाइसेंस कि जाओ ना, बायर और सेलर के बीच में बैठो ना और उनके बीच में डील कराओ ना, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? कमीशन। आप ब्रोकरेज बोलो या कमीशन बोलो। क्या ये प्रॉफिट होता है? तो जवाब है नहीं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, बीच का सारा अपना। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, समझो रे। प्रॉफिट नहीं ले जाता ब्रोकर, दूल्हा मरे दुल्हन मरे, नाई के टके खरे। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मरे, नाई को तो पैसा मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो राजस्थानी कहावत है, दूल्हा मरे दुल्हन मरे, नाई के टके खरे, यानी कि कोई भी मरता है, कोई भी जिए कोई भी मरे, उससे मतलब नहीं है, अपना अपने को बनना चाहिए। आपने ट्रांजेक्शन किया 1 करोड़ का, वो बोलेगा भैया चवन्नी मेरे को चाहिए 0.25%, 0.5%, वट एवर जो भी उनका कमीशन होता है। अब आप लॉस में जा रहे हो, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, उसको लेना देना नहीं है, जितने का ट्रांजेक्शन कराया उतना कमीशन वो लेके जाएगा, तो उसे कमीशन कहेंगे। प्रॉफिट किसे कहते हैं? आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 1300 में बेच दिया, तो 300 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट और कमीशन या ब्रोकरेज में फर्क समझ में आ रहा है?
ए भाई, भाई आपको समझ में आया क्या भेनो के भाई? ओ हाँ भाई, ये भेनो भाई है, भेनो ए हो गया। चलो मैं बात कर रहा था, सुने सुने। एक रहन ब्रोकर, एक रहन जॉबर। जॉबर मतलब जो जॉब करता है, नहीं। अगर ब्रोकर मतलब जो ब्रोक करता है वो नहीं होता, तो जॉबर मतलब जॉब वाला कैसे हो सकता है? एक होता है, अरे यार, जॉबर मतलब होता है बहुत बड़ा सेठ, हमारी भाषा में समझते। मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है, बहुत सारी कंपनी, उसके ढेर सारे करोड़ों रुपए मेरे पास, कितने रुपए मेरे पास? करोड़ों रुपए मेरे पास, मैंने सबके बहुत सारी शेयर्स खरीद लिए। अब एक तरफ मैं खड़ा हूं, सुनो ना, ए सुनो ना, एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ गरीब लोग आ गए, तुम लोग, कि मेरे को 100 शेयर दो ना, 50 दो ना, ये दो ना, वो दो ना, क्या तुम डायरेक्ट मेरे से डील करोगे? क्या नहीं, बीच में कौन बैठा होगा? ब्रोकर। बात समझ में आती है? जॉबर मतलब बड़ा सेठ। अरे हाँ, यहाँ जॉबर मतलब बड़ा सेठ। अच्छा, बड़ा सेठ कैसे? बड़े सेठ की ये जो होता है, ये इन्वेस्टर अपने नाम में, ओन नेम, अपने नाम में खरीदता है। मैं अपने नाम में खरीदूंगा शेयर्स। अरे हाँ, लेकिन ब्रोकर किसके नाम में खरीदता है? ओन नेम में नहीं खरीदता है। क्लाइंट, वेरी गुड, क्लाइंट्स नेम में खरीदता है। दोनों में अगर आप फर्क समझ लोगे ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एग्जाम में 2 बार पूछा गया जॉबर और ब्रोकर के बीच में फर्क क्या है, तो थोड़ा सा फर्क समझ लो, चीजें याद रहेंगी हमेशा के। जॉबर को मतलब ये समझ लो, अब यार जॉबर होता है बहुत बड़ा सेठ, तो बड़ा सेठ है तो उससे जाके अपने नाम में शेयर्स खरीदेगा, और उसके पास बहुत सारे गल्ले में बहुत सारे शेयर्स है। अब आप जैसे लोग आएंगे, आप बोलोगे मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज के वहां पे कौन बैठा है? ब्रोकर बैठा है। तो ब्रोकर बोलेगा एक काम करो भाई साहब, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, और वो बैठ कर डील करा रहा है आपकी और खरीदने वाले की। क्लियर है? अच्छा, अब जो जॉबर है उसको जो कंसिडरेशन मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट। अरे जॉबर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, मैं 101 रुपए 50 पैसे में बेच देता हूं, तो 1.5 रुपया कमाया मैंने। लेकिन ये मैंने कितने शेयर्स खरीदे? 1 करोड़ खरीदे थे, तो मैंने 1.5 करोड़ एक ट्रांजेक्शन में कमा लिया। ये समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं? जॉबर। मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट। मेरे रिटर्न को क्या कहते हैं? मेरे रिटर्न को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और ये ब्रोकर भाई साहब के रिटर्न को क्या बोलते हैं? कमीशन। ठीक है, ओके। एक जॉबर जो होता है, एक जॉबर जो होता है, उसको भी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदना करना जो भी है ना, डायरेक्टली तो आप खरीद नहीं सकते, आपको एक मध्यस्थ तो चाहिए। मध्यस्थ कौन होता है? ब्रोकर। तो ब्रोकर के थ्रू ही खरीद सकते हो आप शेयर्स। लेकिन ब्रोकर तो खुद खरीद सकता है, क्योंकि वो तो है ही खरीद के बेचने का काम करने वाला है, ट्रांजेक्शन पे पैसे लेने वाला है। ये समझ में आता है? जॉबर और ब्रोकर में के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? बस बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे को कुछ आंखें गिरती हुई नजर आ रही हैं, बट इतना समझ में आ रहा है जितना बात कर रहे हैं। यस, एक बार इसको देख लेते हैं। वेर इज जॉबर? जोबू, ये रहा जोबू। हाँ जोबर। पहले ब्रोकर देख लो, ध्यान से देख लो जी। ब्रोकर, ब्रोकर कौन है? ही इज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहली लाइन क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, जबकि जॉबर मेंबर है क्या? ना, ना। तो पहले डिफरेंस यही हो गया, ये मेंबर हो गए, नहीं ये मेंबर नहीं हो गए। सेकंड, हु लाइसेंस्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, इसको लाइसेंस मिलता है टू बाय और सेल शेयर्स ऑन हिज क्लाइंट्स बिहाफ। ये क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है, जबकि जॉबर खुद के नाम में डील करता है। दो फर्क हो गए। अरे हाँ, यहाँ ये स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज लाइसेंस देता है, जबकि जॉबर में ऐसा नहीं है। ये क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है, जबकि वो अपने नाम में डील करता है। तीसरी बात, हिज इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, और उसका, उसके कंसिडरेशन को प्रॉफिट कहते हैं। ये ही इज एन एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड जॉबर। ये जॉबर और आपका, ये
ओके, ब्रोकर इज ओवर। अभी जॉबर देखो जरा, जॉबर देखो, जॉबर को पढ़ो जरा। A jobber is a dealer in a stock exchange. A jobber is a dealer in a stock exchange who carries on trading of securities in his own name. Jobber is a dealer. Jobber is a dealer in a stock exchange. ये स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट नहीं है. He buys securities as an owner and sells them at higher price. बिल्कुल मालिक की तरह सिक्योरिटीज को खरीदता है और भाव बढ़ते हैं तो उन्हें बेच देता है. द प्रॉफिट ही मेक्स इज हिज इनकम. इसकी इनकम को क्या बोलते हैं अपन, रिटर्न को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं. ही इज अ प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर इन स्टॉक एक्सचेंज. ये प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर होता है. स्पेक्यूलेटर का मतलब क्या होता है, सट्टोरिया, सट्टे मार रहे हो. स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टेबाज, है ना. सट्टा नहीं समझती तो इसका तो मैं जवाब कैसे दूं. हाँ, he is not permitted to deal with the investors directly. सुनो ना, ये इन्वेस्टर, सुनो ना, ये इन्वेस्टर के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकता. ये इन्वेस्टर, सुनो ना, ये इन्वेस्टर के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकता. यानी कि बीच में कौन फंसाएगा, ये ब्रोकर को फंसाएगा. क्लियर है. चलो, तो अब ये जॉबर और ब्रोकर के बीच में जब एक 4 नंबर का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है ये. चलो मैं यहीं दिखा देता हूं आपको, यहां नहीं. अरे अरे अरे, ये रहा, ये देखो, ये पेज नंबर 5. ध्यान से देखो, आखिरी डिस्कशन है आज के लिए. अगर आपका मन किया तुरंत छोड़ने का तो छोड़ देंगे क्या इसके बाद, तो लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे क्या. ओके, देखो, इसके बाद एक पॉइंट और, भेड़िया के ऊपर बात कर. इसके ऊपर, भेड़िया, भूखा भेड़िया. ध्यान से देखो, जॉबर, सुनो ना, सुनो ना, जॉबर मीनिंग में देखो, जॉबर इज वन हु बायज एंड सेल सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम. आपस में बात नहीं करने का है, बात नहीं करने. सुनो, जॉबर कौन होता है. जॉबर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने नाम में सिक्योरिटीज को खरीद बेच करता है. आपस में बात करोगे तो अपन आधा घंटा ब्रेक देने के बाद फिर बैठेंगे, नहीं तो फिर बात नहीं करना है ना. चलो, डरो, डरना चाहिए तुम्हें, आधा घंटा बैठाया जाएगा नहीं तो. ब्रोकर इज एन एजेंट हु डील्स बाइंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट. अगर आप बुक खोलकर बैठे हैं तो इन हिज ओन नेम एंड बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ये दो जगह अंडरलाइन कर लीजिए. जॉबर वो होता है जो अपने नाम में परचेजिंग करता है और भाव बढ़ने पर बेच देता है, उसे कहते हैं जॉबर. तो ब्रोकर कौन होता है, जो अपने क्लाइंट के नाम पे खरीदता बेचता है. ओके है, पहली बात. दूसरी बात, नेचर ऑफ ट्रेडिंग. ये सिर्फ ब्रोकर के साथ ही ट्रेडिंग करता है. जॉबर किसके साथ, ब्रोकर के साथ. ठीक है. और ब्रोकर क्या किसके साथ ट्रेडिंग करता है, जॉबर एंड इन्वेस्टर. यानी कि इन्वेस्टर का पक्ष लेके जाता है जॉबर के साथ. इन्वेस्टर जैसे ये 4-5 गरीब लोग इकट्ठे हो गए, जॉबर के पास गए. कौन, अच्छा, ये 4-5 गरीब लोग जाएंगे क्या जॉबर के पास, नहीं, वो इनका ब्रोकर जाएगा. ब्रोकर जाके बोलेगा यार 5-7 गरीब लोग हैं, इनके नाम पे आपको कर रहेगा. तो जॉबर क्या करेगा, ले 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 ले, और आएंगे तो और बोलना. ब्रोकर बोलेगा अच्छा ठीक है. ऐसे ही होगा, राइट. नंबर 3, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग. जॉबर इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब नहीं कर सकता है, डायरेक्टली बाय और सेल सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज. शायद अपन ने बात किया है कि जॉबर डायरेक्टली शेयर खरीद बेच नहीं सकता है, इसको ब्रोकर की जरूरत पड़ती ही है. उधर चलो, ब्रोकर एक्ट एज लिंक बिटवीन जॉबर एंड इन्वेस्टर. बार बार एक ही बात को घुमा के कर रहा है वो, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए. पॉइंट नंबर 4, एजेंट. एजेंट ये स्पेशल मर्केंटाइल एजेंट होता है और ये जनरल. ब्रोकर जनरल एजेंट होता है और ये स्पेशल एजेंट होता है. कौन, आपका जॉबर. एंड फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन इसमें क्या है, जॉबर को प्रॉफिट मिलता है और इसको कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो जॉबर और ब्रोकर के बीच का डिफरेंस है, जो कि मुझे ऐसा लगता है 4 में से 3 तो ले आओगे. अगर ध्यान दे दोगे तो 4 में से 4 लेके, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो 100 में 100 पाने का है. उसके लिए पहला लक्ष्य तो ये देखना, जो 20 नंबर आपको आपके गांव से मिलने वाला है उसमें लूट पिट ना जाना. होता है ना, 20 नंबर आपको मिलते हैं आपके यहाँ स्कूल से, पूरे 20 में 20 देके भेजते क्या हो. अच्छा,
तो फेवरेट बनो ना, फेवरेट बनना जिसको आता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में जिसने तंग किया है? नहीं, पर वैसे एक बात है, आ, मुझे याद है ना, ठीक है, बट ओके है क्या ये? तो आपके आपके अपना जो टेस्ट होगा उसके अंदर मैंने आपसे कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है, सिर्फ टर्म्स पूछनी है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन और एक इसका डिफरेंस 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, 10 नंबर का टेस्ट होगा। एक एक वो 18 में से कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके, अब भेड़िया कौन होता है, ध्यान से सुनो। सुनना है कि छोड़ दूं? ठीक है, तो सुन लो। देखो, वॉल्फ क्या होता है, वॉल्फ क्या होते हैं, स्मार्ट ब्रोकर होते हैं, स्मार्ट ब्रोकर। देखो, ब्रोकर दो तरह के हुए, एक तो हो गया गधा, एक हो गया स्मार्ट। गधा कौन हुआ कि यार भाव तो गिरने वाले बेच दो बेच दो बेच दो, बिकवा के नुकसान करवा दिया, उसे क्या कहा, लेम डक। अरे भाई, दो तरह के ब्रोकर हो गए ना, एक तो हो गया शाना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं, ये तो बहुत शाना है रे, और एक हो गया गधा। तो गधे को क्या बोलते हैं, लेम डक, और शाने को क्या बोलते हैं, भेड़िया। क्या बोलते हैं, भेड़िया। भेड़िया मतलब वोल्फ, यानी कि वो मार्केट में ट्रेंड को तुरंत पकड़ लेता है, क्या ट्रेंड ऊपर जा रहा है मतलब ऐसे होने वाला है, और यहां से घूमेगा। यानी कि जिसकी सोच बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत क्विक उसके डिसीजंस होते हैं, उसे कहते हैं वॉल्फ। क्या समझ में आती है बात? ओके, जरा जरा सा दिल में दे जगह तू, इधर है, यहां से देते हैं जगह। देखो, अ वॉल्फ इज अ ब्रोकर हु इज अ स्मार्ट स्पेक्यूलेटर, ही इज क्विक टू जज। ये तेज होता है जज करने के लिए, ट्रेंड्स ऑफ इन द मार्केट एंड ट्रेड्स क्विकली देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमा कमा के देता है। क्लियर है, समझ में आता है? भेड़िया कौन? अभी इसके 3-4 टर्म्स बची है। अच्छा, एक बात बताओ, आप जरा इस पर टिक करते जाओ। फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड हो गई, 3 4 5 6 7 हो गई, 8 बाकी है, 9 बाकी है, 10 हो गई, 11 बाकी है, 12 बाकी है। ओके, कितनी हो गई अभी? 1 2 3 4, 4 बाकी है, तो 4 अगले सेशन में ले लें। जैसा आप बोलो, आप बोलो तो खत्म करें, आप बोलो तो अगले सेशन में ले लें। अगले सेशन में तो मतलब आपकी छुट्टी कर दे, तो अब एक ब्रेक ना ले लूं? 1 मिनट रुकते हैं, पूछ लेते हैं, क्या अपन पोल करवा ले? क्या पोल कर दे छुट्टी? चलो कर दी छुट्टी। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो भागो दौड़ो।